जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल का एक पार्ट किया था और ये पाषाण काल का दूसरा पार्ट है। तो पाषाण काल में हम लोग अब देखेंगे मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग बढ़ेंगे नव पाषाण काल की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों की एक समस्या है कि नोट कैसे बनाएं। नोट्स जो है उसमें बनाने में दिक्कत आती है, तो आप लोग इस तरह से डायग्राम के माध्यम से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से मैं बताता जाता हूं वैसे वैसे आप लोग नोट जो है करते जाएं। बाकी अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मध्य पाषाण काल करेंगे, तो देखते हैं मध्य पाषाण काल की कहानी क्या है और इसमें सारे पहलुओं को समझेंगे। इससे पहले एक जो पिछला वीडियो हुआ था पाषाण काल का, उसमें एक विद्यार्थी था जिसका नाम है हरीश चंद्र मौर्य। उन्होंने एक चैनल के बारे में बताया था मुझे। तो ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, क्योंकि वो किसी धर्म का प्रचार करते हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो चैनल है, हम लोगों का जो चैनल है, वो सिर्फ परीक्षा की दृष्टिकोण के लिए है। ठीक है, अगर किसी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है, किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं। वो अपनी जगह पर ठीक है, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की कहानी को अगर देखें तो सबसे पहले बात ये आती है, मध्य पाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है। क्या मैंने बोला? किसी और नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? मीसोलिथिक एज। क्या बोला मैंने? मीसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और मीसोलिथिक एज जो नाम दिया है वो किसने दिया है? हॉडर वेस्ट्रॉक के द्वारा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मीसोलिथिक एज। ठीक है, अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में अगर हम देखें तो इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथ के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? माइक्रोलिथ। अब नाम याद करते जाइए, माइक्रोलिथ। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक नाम बताया, मीसोलिथिक एज। ये दोनों नाम किसके हैं? आपके मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मध्य पाषाण काल, ये क्या है? हमारा मध्य पाषाण काल है और यहां पर लिखा है संक्रमणकालीन अवस्था। तो ये क्या है वास्तव में? तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये है हमारा क्या? पूरा पाषाण काल। और ये हमारा क्या है? नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य, यानी कि बीच का समय, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के समय को संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय है उसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, वो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जीवों के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, छोटे छोटे जीव। ठीक है, अब यहां पर एक समझने वाली बात है कि वो छोटे छोटे जीव क्या हैं आपका गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, भेड़, बकरी, ये सारे जो छोटे छोटे जीव हैं इनके प्रमाण मिल रहे हैं यहां से। अच्छा, ये खानाबदोश जीवन है इनका, तो इनका मुख्य कार्य क्या होगा? शिकार करना। क्या काम होगा? शिकार करना। अब ये जो शिकार करेंगे तो इनके पास हथियार भी होंगे। तो ये साइज में बड़े हथियार होंगे या छोटे? भाई, जब छोटे जीव हैं तो छोटे जीवों का शिकार करने के लिए छोटे ही हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं पाषाण काल के समय, यानी कि मध्य पाषाण काल में पत्थरों के ये लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे औजार बना रहे हैं। कह सकते हैं कि पाषाण काल में, मतलब मध्य पाषाण काल में, पत्थरों के छोटे उपकरण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगर आगे की बात करें कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो दो स्थल हैं आपके, एक है बागौर, एक है आदमगढ़। कौन सा है? एक है बागौर और दूसरा है आदमगढ़। ठीक है, ये दो स्थल हैं और ये कौन से समय के हैं? मध्य पाषाण काल के। बात समझते चलना, ये कब के हैं? मध्य पाषाण काल के ये दोनों ही स्थल हैं और यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब मध्य पाषाण काल में भी लोग पशुपालन कर रहे हैं। अगर बात करें बागौर की, तो बागौर राजस्थान के, कौन से? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। कहां पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी होगी, जो बागौर है, बागौर सबसे बड़ा स्थल है। क्या हमने बोला? बागौर सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आदमगढ़ की अगर बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहां पर है भाई? होशंगाबाद जिले में। चलिए थोड़े और कुछ अन्य स्थानों की बात करते हैं, जो अन्य स्थान हैं इस समय के मध्य पाषाण काल के, उनकी भी बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश का, किसका हमने बोला, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वहां पर 3 स्थल हैं, सरायनाहर और मैदहा और इसके बाद दमदमा। ये जो 3 स्थल हैं यहां से प्रश्न कई बार बना है, कई बार बना है। यहां पर एक प्रश्न ये जो है ये वाला जो प्रश्न है 2011 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है, और यहां पर एक ये प्रश्न है ये वाला, ये 2018 पीसीएस में पूछा गया है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे, देखिए यहां से मतलब सिर्फ 3 स्थलों से 2 प्रश्न पीसीएस में पूछे गए, इसके अलावा जो आपकी अन्य परीक्षाएं हैं उनमें भी कई बार यहां से प्रश्न बने हैं। तो सरायनाहर की बात करें तो सरायनाहर यहां से क्या मिलता है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए सरायनाहर कहां है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। सरायनाहर की अगर बात करें तो यहां से नरकंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, नरकंकाल के साक्ष्य मिल रहे हैं। साथ ही साथ 8 गर्तावास मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 8 गर्तावास यहां से मिल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि यहां से कुल 11 शवाधान मिल रहे हैं, और 11 में से एक शवाधान में 4 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण है। कितने लोगों को, 4 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। एक कब्र में ही 4 लोग दफनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात समझ पा रहे हो, शवाधान मैंने जो बोला है, शवाधान यानी कि कब्र, ठीक है। अगर मदहा की अगर बात करें, मदहा की अगर बात करें तो यहां से युगल शवाधान मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यहां से युगल शवाधान मिलते हैं। अब युगल शवाधान क्या होता है, एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण, मतलब एक ही कब्र में जहां पर 2 लोगों को दफनाया जाएगा उसे कहेंगे युगल शवाधान। तो यहां से युगल शवाधान के प्रमाण मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहां मैंने बोला ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो ये क्या, उपकरण आभूषण, तो इसको समझेंगे। उपकरण आभूषण की बात करें, मैंने बोला कि हड्डियों तथा सींगों के बड़ी मात्रा में उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहां से, महदहा में, ठीक है। दमदमा की अगर बात करें, दमदमा से 41 शवाधान मिलते हैं। कितने शवाधान मिले हैं, 41 शवाधान मिले हैं, ठीक है। कितने हैं, 41, और 5 युगल समाधियां हैं। कितनी है, 5 युगल समाधियां। कितनी है भाई, 5, ठीक है। कितनी है, 5, और एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिलता है। प्रश्न पे प्रश्न है ना, तो आप लोग इन चीजों को अच्छे से तैयार करते रहना, बाकी नोट भी करते रहना। अच्छा, अगला प्रश्न जो है, देखिए उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है, उसमें एक स्थान पड़ता है लिखैया। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जानते हैं, यहाँ पर लोग कई लोग क्या लिखैया महाराज करके कोई एक स्थान है, तो यहाँ पर लोग यात्रा करने भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तीर्थ स्थल माना जाता है। तो यहाँ से मानव नरकंकाल, किसका साक्ष्य मिला है, मानव नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मानव नरकंकाल। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के लिखैया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ गुजरात के लगनाज से भी मानव नरकंकाल का ही एक अवशेष मिला है, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें, यानी कि भारत की अगर बात करें, तो भारत में मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब सबसे पहला साक्ष्य, पुराना साक्ष्य, मतलब सबसे पहली बार जो प्रमाण मिला है इंडिया के अंदर मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य, तो वो मध्य प्रदेश का जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी के पास में एक स्थान है हथनौरा। कौन सा, हथनौरा। तो वहां से क्या मिलता है, मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। तो बात इतनी समझ में आ गई होगी आप लोगों की। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नवपाषाण काल की ओर। किधर बढ़ेंगे, नवपाषाण काल की ओर। चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसको अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, न्योलिथिक एज। किसने दिया है, तो जॉन लुवाक ने। किसने दिया है, जॉन लुवाक के द्वारा क्या बोला गया है इसको, न्योलिथिक एज, ठीक है।
अगर बात करें इसी क्रम में तो इस समय को बोला जा रहा है क्रांतिकारी युग। अच्छा, ऐसा क्यों क्रांतिकारी युग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस समय मानव के जीवन में कई बड़े परिवर्तन आए। अब वो बड़े परिवर्तन क्या है, उन्हीं पर हम लोग टिप्पणी करेंगे और बातचीत करेंगे, और आप साथ साथ प्रयास करना, लिखते भी जाना। देखिए, इस समय क्या हो रहा है, लोग कृषि से पहली बार परिचित हो रहे हैं। अब जब कृषि कोई व्यक्ति करेगा तो वो क्या करेगा, एक जगह रुकेगा, ठहरेगा, यानी कि स्थायित्व आएगा जीवन में। स्थायित्व आएगा, बोलिए स्थायित्व आएगा कि नहीं आएगा? स्थायित्व आएगा यानी कि रुकेगा, ठहरेगा, तो परिवार का निर्माण होगा, परिवार बनेगा, परिवार का निर्माण होगा यहीं पर। और जब परिवार बनेगा तो समाज का निर्माण होगा, और समाज बनेगा तो यहां पर कबीले बसना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कबीले बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहीं से। तो परिवार का निर्माण हुआ, और परिवार के साथ साथ कबीला, कबीला का भी निर्माण हो जाता है। एक बात और याद रखना, यहाँ के जो व्यक्ति हैं, इस समय के जो व्यक्ति, इस काल के जो व्यक्ति हैं, ये खानाबदोश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में स्थायित्व आ चुका है। साथ ही साथ एक बात और याद रखना, हम लोग जब बात कर रहे थे, जब हम लोग मानव का विकास जब समझ रहे थे, तो मैंने वहां पर एक बात बोली थी कि श्रम विभाजन हुआ। क्या बोला था? श्रम विभाजन हुआ। तो श्रम विभाजन यहीं पर हो रहा है। क्या हो रहा है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यहां पर हो रहा है। कब हो रहा है? नवपाषाण काल में। क्या हो रहा है? श्रम विभाजन। साथ ही साथ आप लोग और याद क्या रख सकते हैं, यहां से कृषि के देखो जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। लेकिन नवीनतम शोधों के आधार पर अगर बोला जाए तो कहां से मिल रहा है? लोहरा देव। कहां से मिल रहा है? लोहरा देव से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये लोहरा कहां पर? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है। यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्या मिले? प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है। अगर बात करें मेहरगढ़ से 3 प्रकार के गेहूं की किस्में मिलती हैं और 2 प्रकार की जौ की किस्मों के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग यहां पर पुनः लौटेंगे, मतलब जीवन में जो परिवर्तन आया उस पर पुनः लौटेंगे। उससे पहले थोड़ा हम इधर निपट लेते हैं इलाहाबाद से। कहां से निपट लेते हैं? इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है उसकी कहानी को अगर समझें तो थोड़ा ध्यान देना, यहां पर 3 स्थल हैं। कितने हैं? 3। एक कोल्डिहवा है, दूसरा है चोपनी मांडो, और अगला है महगरा। कौन सा है? महगरा। तो कोल्डिवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में नवीन शोधों के आधार पर अगर बोला जाए, अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं? लहुरा देव से मिलते हैं, क्योंकि यहां से लगभग 4 से 6 हजार साल पुराने प्रमाण मिलते हैं। यहां से लगभग 7 से 9 हजार वर्ष पुराने प्रमाण मिले हैं चावल के। ठीक है। चौपनी मांडो से क्या मिल रहा है? मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। किसके? मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? चौपनी मांडो। चौपनी मांडो कहां? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में है। ठीक है। महगरा से क्या मिल रहा है? पशुबाड़ा, या फिर बोल सकते हैं गौशाला। क्या मिल रहा है? गौशाला। ठीक है। गौशाला के प्रमाण मिलते हैं। बोलिए, बात क्लियर हो रही है? अगर आगे की बात करें कश्मीर की, कहां की बात करें? कश्मीर की। ये बात क्लियर हो गई। देखिए, कोल्डिवा पहले, अगर कोल्डिवा ऑप्शन हो तो कोल्डिवा टिक करेंगे, अगर लहुरा देव नहीं है। अगर लहुरा देव है तो फिर लोहरा देव आपको टिक करना पड़ेगा कि चावलों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो लोहरा देव अगर ऑप्शन में है तो लोहरा देव को करते हैं, अगर लोहरा देव नहीं है तो फिर किसको करेंगे? कोल्डिवा को करेंगे। ठीक है। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 2 स्थल प्रमुख हैं, एक है बुर्जहोम और दूसरा है गुफ कराल। क्या है? गुफ कराल। अच्छा, अगर हम बात करें बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिलता है। मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था यहां पर। अच्छा, दूसरी बात करें तो यहां से भी क्या मिलता है? गर्तावास मिलता है। क्या मिलता है? गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढा घर। ठीक है। अभी पीछे भी हम लोगों ने गर्तावास का प्रयोग किया था। गर्तावास, गर्तावास मन में चल रहा हुआ क्या होता है? गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा घर। ठीक है। अगर गुफराल की बात करें तो यहां से भी गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ और किसके मिलते हैं? पत्थरों और हड्डियों की सुई के भी प्रमाण मिलते हैं गुफ कराल से। किसके? पत्थर और हड्डियों की सुई बनाई गई थी कहां? गुफ कराल के अंदर। बोलिए, बात क्लियर है?
चलिए, तो आप लोग अगर चाहो तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी में और थोड़ी बातों को हम लोग समझने वाले हैं, तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो समझेंगे कि जो विशेषताएं हैं, नवपाषाण काल की जो विशेषताएं वो क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, कृषि हो रही है। पहली विशेषता क्या है, कृषि। सर्वप्रथम कृषि हो रही है, जीवन में स्थायित्व आ रहा है, जीवन में स्थायित्व आ रहा है। साथ ही साथ और क्या हो रहा है, स्थायित्व के साथ साथ कबीलों का निर्माण हो रहा है, कबीलों का निर्माण। और क्या हो रहा है, देखिए कृषि कर रहे हैं तो स्थायित्व आ रहा है, स्थायित्व के साथ साथ परिवार, परिवार पहले अगर चाहो तो परिवार कर लो, परिवार निर्माण, परिवार का निर्माण, मतलब लोग साथ रहना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ देखिए परिवार का निर्माण, कबीलों का निर्माण, स्थायित्व आ रहा है, कृषि हो रही है, श्रम विभाजन हो रहा है। श्रम विभाजन किस किस में हो रहा है, स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष के मध्य क्या हो रहा है, श्रम विभाजन हो रहा है। बात समझ पा रहे होंगे, श्रम विभाजन, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो श्रम विभाजन हो रहा है यहाँ पर। आगे अगर देखें और क्या विशेषता है इसकी, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा आ रही है। तेरा मेरा स्टार्ट हो रहा है यहीं से, समझ पा रहे हो। तेरा मेरा मतलब अगर मैंने कृषि की है, इस समय में हूं मैं, किस समय में हूं, नवपाषाण काल में, और मान लो मैंने कृषि की है तो उसकी सिंचाई बुवाई मैं कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, संपत्ति वो मेरी ही होगी ना। ऐसा तो नहीं मैंने किया दूसरा काट ले गया, भाई मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं। तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय के लोग क्या कर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं, काट रहे हैं फसल को, और उस अनाज का स्वयं ही प्रयोग कर रहे हैं। बोलिए बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पर हो रहा है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। पहली बार जो अगर पूजा हो रही है तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा हो रही है। अब पूजा कैसे स्टार्ट कर दी ये लोग, क्यों कर दिए पूजा को स्टार्ट, तो पूजा की अगर बात करें तो पूजा स्टार्ट करने का इनका मुख्य उद्देश्य जो है, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर हैं, धूप पर निर्भर हैं और वनों पर निर्भर हैं। अगर मान लो बिजली गिरी और बिजली गिरने के पश्चात जंगलों में लग गई आग, और जब आग लगेगी तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। ये बिजली ना गिरे, क्योंकि ये इनके बस का नहीं है कि बिजली रोक सकें। अगर बिजली गिर रही है, अगर बाजी चांस घर्षण की वजह से अगर जंगलों में आग लग रही है तो ये इनके बस का नहीं है ना, उस समय इनके बस का नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं जो मनुष्य के उस समय बस में था वो तो ठीक है, लेकिन जो बस में नहीं था उसको क्या मान लिया, दैवीय शक्ति मान लिया। पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, ये आकाश की पूजा कर रहे हैं, जमीन की पूजा कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। मतलब इनके बस में जो है, अब इनके बस में नहीं है ना कि खेती से कितना अनाज निकलेगा, तो वो फसल की भी पूजा कर रहे हैं, अनाज की पूजा कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से जो पूजा पाठ स्टार्ट हो रही है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हें जीवित रखने का काम कर रहे हैं प्राकृतिक शक्तियाँ। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे अलग अलग अवधारणा आती जाती हैं और नए नए धर्मों का विकास होता चला जाता है। बोलिए क्लियर है ये बात। मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज कौन था, जौ। अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में अगर पहली बार किसी भी अनाज को अगर प्रयोग में लाया गया था तो वो था रागी। कौन था, रागी। रागी को सबसे पहले दक्षिण भारत में प्रयोग में लाया गया था। और अगर हम लोग संपूर्ण अगर नवपाषाण काल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मानव के द्वारा प्रयोग की गई, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, तावा। क्या हो जाएगा, तावा। इसी को बोलते हैं, जैसे
विशेष अगर नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण के अंत तक आते आते मानव जो था वो तांबे का प्रयोग करने लगा था। तो लास्ट समय जो है नवपाषाण काल का जो अंतिम समय है उसको हम लोग ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। किस समय को? जब नवपाषाण काल का अंतिम समय है उस समय को। ठीक है। पहला पालतू जीव, पहला पालतू पशु कौन है इसका? तो कुत्ता। आग की खोज, पहिए का आविष्कार। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग है, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, अगर इसी क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अगले सेशन में ये सारी बातों को करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, यहाँ के कौन कौन प्रमुख स्थल थे, कहाँ से किन चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, साथ ही साथ देखेंगे यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, ऊंच नीच वाला सिस्टम था कि नहीं था। ये सारी बातों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।